नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गांधी जी के आर्थिक विचारों पर विमर्श करते हैं। देखिए, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और 1909 में वो हम सबके सामने आती है। और उस पुस्तक में गांधी जी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। उनमें एक विषय है, एक जो क्षेत्र है उसका, एक आर्थिक विचार के क्षेत्र में भी वो अपने विचार रखते हैं। और आर्थिक क्षेत्र के विचारों में यदि गांधी जी की जो मूल भावना है, तो गांधी जी जो है वस्तुतः नैतिक आस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी अगर कोई भी व्यापार होता है या कोई भी व्यापार का लक्ष्य होता है या कोई भी आर्थिक रूप से यदि हमें कोई एक्टिविटी करनी है, तो उन सबको वो नैतिकता से बांधना चाहते हैं, वो नैतिकता को उसका आधार रखना चाहते हैं। तो हमें मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखनी है कि आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और उसको सभी के साथ आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जो वो नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, जो सिद्धांतों को, इन विभिन्न गतिविधियों को वो जो उसे नियंत्रित करते हैं, यही गांधी जी के आर्थिक विचारों की मूल भावना है। गांधी जी ने ये कहा है कि वास्तव में जो मानवीय अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र को हमें मशीनी नहीं बनाना है, अर्थशास्त्र को हमें ह्यूमन टच देना है, उसको अधिक मानवीय बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और शायद इसलिए गांधी जी ने जो है विभिन्न आर्थिक संबंधों में सत्य और अहिंसा की अवधारणा को महत्व दिया है। इस प्रकार हम गांधी जी के आर्थिक विचारों के परिचय को हम समझ सकते हैं। गांधी जी अर्थशास्त्र और नैतिकता को परस्पर संबंधित मानते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, वस्तुतः वह मोम की मूर्ति की तरह है जो लगती चाहे सजीव हो किंतु होती वह प्राण विहीन है। तो इस बात से भी गांधी जी के आर्थिक विचारों के मूल मंतव्य को हम समझ सकते हैं। गांधी जी के आर्थिक जो विचार है उनका आधार नैतिकता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है। गांधी जी कहते हैं कि कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिनको हमारी आर्थिक गतिविधियों का आधार हमें बनाना चाहिए। उनमें से एक है समानता। देखिए, आज तक का अगर हम विश्व के विभिन्न थॉट्स या चिंतकों का यदि हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए एक यक्ष प्रश्न है आर्थिक समानता का। यानी आरंभ से लेकर आज तक हम इस प्रश्न पर रुके हुए हैं कि अभी तक आर्थिक समानता की स्थापना क्यों नहीं हो पाई। और यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पे शुरू से आज तक का हमारा फोकस रहा है। और गांधी जी भी यही बात करते हैं कि मानवीय अर्थशास्त्र जो है, जिसकी बात गांधी जी करते हैं, मानवीय अर्थशास्त्र में गरीब और अमीर के बीच की खाई कभी नहीं रहती है। देखिए, समानता गांधी जी का एक नैतिक मूल्य है आर्थिक विचारों के संबंध में। आज तक विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, हम उसमें महायुद्ध भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो उसका आधार कहीं ना कहीं एक असमानता है, जिसके कारण जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो असमान है, उनके साथ, जिनके साथ असमानता का व्यवहार है, उनके मन में एक आक्रोश होता है और वही आगे किसी न किसी रूप में क्रांति और युद्ध का कारण बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समानता की सुनिश्चितता बहुत आवश्यक है, ये गांधी जी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जब स्वार्थ केंद्रीय तत्व बन जाता है, तब असमानता सामाजिक व्यवस्था का सहज तत्व बन जाता है। यानी देखिए, अगर हमें समानता लाना है, समाज को समान बनाना है,
आर्थिक समानता की हमें स्थापना करनी है, तो हमें हमारे जीवन में जो स्वार्थ का जो भाव है वो हमें हटाना होगा। और ये हटेगा कब? ये किसी कानून से नहीं हट सकता। ये तो जब व्यक्ति नैतिक रूप से अंदर से एनरिच होगा, जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति एनलाइटेंड होगा, जब वो जीवन के महत्व को समझेगा और जब वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा, तब स्वतः ही जो है एक समान सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, ऐसा गांधी जी का मानना है। गांधी जी जो है अपने आर्थिक विचारों में आर्थिक न्याय की बात भी करते हैं। देखिए, गांधी जी ये कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों के निर्वाह और प्रतिफल के मध्य विवेक सम्मत संतुलन हो। गांधी जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि एक हाथी और एक चींटी का, हाथी को उतनी ही मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि उसके शरीर के आकार के अनुसार उसकी आवश्यकता। दूसरी तरफ चींटी भी अपना खाना प्राप्त करती है, तो इसको हम असमानता नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है। लेकिन इस आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए हाथी यदि इतनी खाद्य सामग्री प्राप्त करता है तो उसको उस खाद्य सामग्री के अकॉर्डिंग समाज में कार्य करके अपनी भूमिका का निर्वाह करके यह सिद्ध करना पड़ेगा, यानी उसके खाने की सामग्री को उचित उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों का भोजन बराबर माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम गांधी जी की श्रम के लिए, रोटी के लिए श्रम और कायिक परिश्रम की जो बात है वो यहाँ पर सिद्ध होती है। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन हो, यानी जब वो राज्य व्यवस्था या समाज में रहता है तो वो आश्वस्त होना चाहिए कि यहाँ पर उसको न्याय मिलेगा, विशेष रूप से उसके जो रोटी कपड़ा और मकान है इस क्षेत्र में, और वहाँ पर एक जो है नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति को समर्पण करना पड़ेगा। यानी यहाँ फिर वही बात है कि व्यक्ति को अपने आप को, अपने मन को समझाना होगा, अपने को निस्वार्थ भाव से उसको समझना होगा, उसके इस मनुष्य जीवन के मुख्य लक्ष्य को समझना होगा, तब जाकर जो है समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना हो पाएगी। यहाँ पर गांधी जी जो है अपरिग्रह और अस्थेय ऐसे सिद्धांतों की बात भी वो रखते हैं, जो बातें वो सत्याग्रही के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। अब गांधी जी के आर्थिक विचारों में एक बात आती है विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो। देखिए, गांधी जी कहते हैं कि जहाँ आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण होता है वहाँ शोषण और असमानता स्वतः ही पनप जाती है। अगर कार्ल मार्क्स के अध्ययन को हम देखते हैं या विभिन्न समाजवादी जो वैज्ञानिक या जो विचारक हैं उनके अध्ययन को हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि समाज में जो मूल कारण है अन्याय और असमानता का, वो है आर्थिक संसाधनों का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत होना। और यही कारण है कि कुछ शक्तियों के हाथों में जब आर्थिक व्यवस्था केंद्रित हो जाती है तो पूंजीपति वर्ग पनपता है और वही कहलाता है। और पूंजीपति वर्ग जो है समाज में उपलब्ध योग्यताओं और संसाधनों का शोषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर वो उन साधनों के माध्यम से ऐसा कार्य करता है। तो जो समाज के बीच में जो मुख्य खाई है वो केंद्रीकरण के कारण है, और विकेंद्रीकरण उस खाई को, उस डिफरेंस को जो अमीर और गरीब के बीच में है उसको ख़त्म करता है। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, उसमें वो श्रम प्रधान समाज की कल्पना करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो इकाई है वो गांव को बनाना चाहते हैं। गांधी जी का जो चरखा है और गांधी जी का जो श्रम का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं गांव पर आधारित है। गांव को वो एक यूनिट बनाना चाहते हैं
जिस यूनिट पर पूरे समाज का, राज्य का विकास निर्भर करता है। तो गांव को आर्थिक विकेंद्रीकरण की व्यावहारिक इकाई बनाकर श्रम प्रधान उद्योगों द्वारा उत्पादन और वितरण को वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस प्रकार जो है भारी उद्योग, मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी की अधिक सार्थकता वहाँ पर नहीं रहेगी और उनसे हम दूर रहेंगे। देखिए, भारी उद्योग, मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी, ये तीनों ऐसे शब्द हैं और आज वर्तमान परिस्थितियों में इन तीनों शब्दों के कारण और इन तीनों व्यवस्थाओं के कारण बड़े उद्योग, इंडस्ट्रीज, मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी, इसने हमारे मनुष्य जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। आज अगर हम मनुष्य यदि पतित हो रहा है, जैसा कि रूसो कहता है, जिससे कि कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलाइनेशन के माध्यम से ये कहते हैं कि व्यक्ति परिवार से, समाज से, है ना, अपने जो उसके पास जो नेचुरल जो गिफ्ट्स होते हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है उससे, और स्वयं अपने आप से वो दूर चला जाता है। उसका कारण वो औद्योगिकीकरण को देता है कार्ल मार्क्स। रूसो भी यही कहता है कि विज्ञान, तकनीक और सभ्यता ने जो है मनुष्य को पतित कर दिया है, उसके जीवन के सुख, सुकून और आनंद को समाप्त कर दिया है। और गांधी जी भी यही बात कर रहे हैं कि इन मशीनीकरण से, टेक्नोलॉजी से और बड़े उद्योगों से जो है व्यक्ति के जीवन की सार्थकता समाप्त हो गई है और इसके लिए इनसे हम जितना दूर रह सकें। देखिए, गांधी जी यहाँ पर बिल्कुल मशीनीकरण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप से इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमें कोशिश ये करना है कि हम मनुष्य के स्थान मशीन न लें। अगर एक सुई का कार्य हमें करना है, सुई से अगर कपड़ा सिलना है, तो सुई का उत्पादन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इतनी सिलाई मशीन बन जाए कि मनुष्य बेरोज़गार हो जाए और उसकी स्थिति जो है सिलाई मशीन ले ले। यानी मनुष्य पर किसी भी स्थिति में मशीन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो मशीन के वश में ना आए। सब कुछ जो कंट्रोल, जो क्षमता हो, वो मनुष्य के पास हो, न कि मशीन के पास। गांधी जी यहाँ पर स्वदेशी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो विकेंद्रीकरण की जो अनिवार्य शर्त है वो स्वदेशी है। देखिए, हमारा जो गांव है, उस गांव में किसी के घर में गेहूँ होते हैं, किसी के चावल होते हैं, किसी के मिर्ची होती है, किसी के तिल होते हैं। तो ये वस्तु विनिमय रहा। एक गांव जो है हमारे देश की एक ऐसी विशेषता है कि जो आत्मनिर्भर होता था प्राचीन समय में, और आज भी कुछ हद तक है। लेकिन क्योंकि वहाँ जो वस्तु विनिमय होता था उसका स्थान करेंसी ने ले लिया, है ना। तो जैसे ही वो जो रुपया आता है, जो पैसा आता है, जैसे ही वो वस्तु विनिमय का स्थान लेता है, तो उस पैसे के कारण, क्योंकि बाजरा खराब हो सकता है, गेहूँ खराब हो सकता है, चावल खराब हो सकता है, लेकिन उसका ज़्यादा उत्पादन करके अगर हम विश्व के मार्केट में या कहीं और उसको विक्रय करके आते हैं, बेच कर आते हैं, तो उससे जो करेंसी प्राप्त होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो जैसे ही वस्तु की जगह करेंसी आती है और उत्पादन बढ़ता है और मनुष्य में लालच की भावना का निर्माण होता है, तो हमारे ये जो आत्मनिर्भर गांव है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये सेवा की जगह जो है यहाँ पर आर्थिक लाभ स्थान ले लेता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जैसे उन्होंने चरखा और खादी, है ना, चरखा और खादी को जो है वो स्वदेशी पर आधारित मानते हैं और अर्थशास्त्र के दो प्रभावशाली प्रतीक बताते हैं कि दो ऐसे सिंबल हैं जिनसे हम पूरे इस स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि शुद्ध स्वदेशी धर्म जो है विदेशी के विरुद्ध नहीं है, फिर भी स्वदेशी सर्वदेशी नहीं है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। देखिए, गांधी जी यहाँ पर फिर कोशिश करते हैं कि हमारी गांव की समस्याओं को हम गांव के स्तर पर ही समाधान कर लें, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं मिनिमम।
इस प्रकार गांधी जी के स्वदेशी सिद्धांत को हम समझ सकते हैं और इसीलिए गांधी जी जो है औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि जैसे ही मशीन आती है औद्योगिकीकरण होता है, उत्पादन बढ़ता है तो उसको मार्केट चाहिए तो फिर जैसे जो उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ थी अपन उसी कुचक्र में वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए गांधी जी जो है कायिक श्रम या रोटी के लिए श्रम और सभी व्यवसायों की समानता में विश्वास करते हैं। देखिए गांधी जी ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने के लिए, चाहे वे कितना ही अमीर हो, चाहे वे कितना ही गरीब हो, चाहे वे कोई सा भी प्रोफेशन करता हो, एक मिनिमम उसको श्रम करना पड़ेगा और वो केवल उसकी रोटी के लिए, उसके खाने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक है कि कायिक श्रम की धारणा ये अपेक्षा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाने के लिए अनिवार्य रूप से भौतिक श्रम करे। तो यहाँ पर गांधी जी जो है श्रम की महत्ता को स्थापित करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिना श्रम खाए जो रोटी खाता है, खाना खाता है, वह चोर है। यानी यहाँ पर देखिए वो समाज में समानता की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं कि कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति को मिनिमम कार्य तो रोटी के लिए करना ही पड़ेगा, बाकी समाज में उसकी योग्यता अनुसार वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और समाज का ट्रस्टी होने के कारण अगर कोई धनी व्यक्ति है तो समाज में योगदान देगा, वो उसका कर्तव्य है। यानी यहाँ पर भी जो है गांधी जी जो है व्यक्ति के कर्तव्यों को उसकी नैतिक भावना से जोड़ते हैं, उसके अंदर से जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म का एक प्रभाव होगा, अध्यात्म का एक प्रभाव होगा। इस प्रकार गांधी जी जो है अपने आर्थिक विचार देते हैं। गांधी जी जो है यंत्र का विरोध करते हैं, मशीनों का विरोध करते हैं। देखिए गांधी जी मशीनों के प्रति जो है 3 कारणों से वो अपने विरोधी विचार रखते हैं। पहला तो यह है कि मनुष्य की कार्यक्षमता में जो है वृद्धि करने की जगह मशीन उसका स्थान ले लेती है। देखिए प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन मशीन अगर मनुष्य का स्थान ले लेती है तो वास्तव में वह बेरोज़गार हो जाएगा। दूसरी बात कि मशीन के द्वारा प्रोडक्शन या मशीनीकरण के विकास की कोई सीमा नहीं है। आज देखिए, आज हम मोबाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी के युग में हैं और हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर सद्प्रवृत्तियों की बजाय दुष्प्रवृत्तियां आसानी से अपना स्थान ले लेती है मनुष्य के अंतर्मन में। तो हम ये पाएंगे कि इस मोबाइल ने कैसे हमारे सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया है। इस बात को हम अगर महसूस करते हैं तो पारिवारिक संबंधों में हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि व्यक्ति एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, वो न जाने किन किन से संपर्क कर रहा है, बातें हो रही है, बधाइयाँ दी जा रही है, एक दूसरे से और विषयों पे चर्चा हो रही है, लेकिन उसके घर के जो सदस्य हैं उनसे उनकी बात नहीं हो रही है। उनके जो पड़ोसी है उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं है, उनके माता पिता से उनका संवाद नहीं है, उनका संतानों से संवाद नहीं है। तो ये स्थिति है, ये किसके कारण है? ये केवल और केवल उस मशीन ने जो है मनुष्य का स्थान ले लिया। तो क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है मशीन के प्रोडक्शन की और मशीन की जो प्रोग्रेस है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी इस कारण जो है मशीन का विरोध करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, तीसरी बात जो गांधी जी इसके विरोध में कहते हैं कि यह मशीन जो है खुद अपने नियम तय करती है ना। यानी एक तो मनुष्य मशीन को चलाए और एक मशीन मनुष्य को चलाए। आज हम देखते हैं कि जैसे ही व्हाट्सएप पे कोई मैसेज की आवाज़ आती है तो तुरंत, चाहे कोई भी मैं ही क्यों ना हूँ, हमारा तुरंत ध्यान जाता है कि किसका मैसेज आया है, क्या है। तो हमारी जो उत्सुकता है उसके प्रति, यानी मोबाइल ने, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, क्योंकि इनका फ़ायदा भी है, नो डाउट, हम इनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, आज हमें इसका खूब फ़ायदा है, लेकिन इसने हमारे ऊपर इस तरह से एक आवरण बना लिया है, एक कैचअप क्षेत्र बना लिया है कि हम इनसे दूर हटना भी चाहते हैं, हम सुकून से रहना भी चाहते हैं, तो हम चाहते हुए भी जो है इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो यही बात गांधी जी कहते हैं कि धीरे धीरे मशीनें जो है खुद अपने नियम निर्धारित करती है। इस प्रकार गांधी जी जो है यंत्र के प्रति अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं। हालांकि हमने ये भी बात कर ली है
कि गांधी जी एक सीमित अर्थ में मशीनों की उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। वो गांधी जी कहते हैं कि मेरा विरोध जो है मशीन के प्रति नहीं है, अपितु मशीनों के प्रति उस पागलपन के लिए है जो श्रम को बचाता है। देखिए, आज हमारे पास रोबोट्स हैं, मशीनें हैं, जिससे हम जो है श्रम से जी चुराते हैं। हर चीज़ मशीन कर रही है। तो जब हम श्रम से जी चुराएंगे, जब हमें श्रम की महत्ता का पता नहीं होगा, तो हम जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे, हम मनुष्य के मनुष्यत्व को नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य भी एक तरह से जो है मशीन बन जाएगा। तो गांधी जी इस बात के विरोधी हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों में एक बात और आती है, गांधी जी जो है औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, आज विश्व में विभिन्न तनाव, विभिन्न संघर्ष और विभिन्न युद्धों का मुख्य कारण है। देखिए, पहला महायुद्ध अगर हम देखते हैं तो उसके वास्तविक कारणों को यदि हम खोजने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में जो है अर्थात जब अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारणों को अगर हम देखते हैं तो वास्तव में उसके पीछे का जो कारण है वो औद्योगिकीकरण है। वास्तव में यह हिस्से की डिमांड थी। जितने भी उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी, उन उपनिवेशवादी शक्तियों से जो नई उभरती हुई शक्तियाँ आई, उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी और उनको मार्केट की आवश्यकता थी। तो वो डिमांड जब हुई तो डिमांड से जो है उनके आपस के स्वार्थ टकराने लगे और ऐसी स्थिति में जो है विश्व युद्धों की स्थितियाँ बन गई। इस प्रकार जो है औद्योगिकीकरण जो है कहीं ना कहीं जो है टकराव का, संघर्षों का कारण है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आज जितने भी, चाहे वो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न संकट है, चाहे वो लोगों के बीच में जो सीमा क्षेत्र को लेकर जो संकट है या जो मार्केट को लेकर जो संकट है, नव उपनिवेशवाद जो आ रहा है, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण जिम्मेदार है। देखिए, गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर भारत को पश्चिमी पद्धति के औद्योगिक युग में प्रवेश करने और यंत्रमय होने से बचाए। आज एक छोटे से देश इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने सारे संसार को गुलामी की जंजीर में बांध रखा है। यदि 33 करोड़ लोगों का समुदाय, उस समय की तत्कालीन परिस्थिति, 33 करोड़ लोगों का समुदाय भी यह आर्थिक शोषण का मार्ग अपना ले तो वह संसार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यानी देखिए, औद्योगिकीकरण और उसके कारण उपनिवेशवाद, इसके दुष्परिणाम गांधी जी अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसी भूमि में देवों के निवास की कल्पना नहीं की जा सकती। कैसी भूमि? जहाँ पर औद्योगिकीकरण हो और मिलों और कारखानों के धुएं और शोरगुल से घृणा के लायक बना दी गई हो और जिसके मार्गों पर मुसाफिरों की भीड़ से भरी बेशुमार मोटर गाड़ियाँ को खींचने वाले इंजन हमेशा तेज़ी से दौड़ते रहते हैं। आज किसी भी शहर में चले जाइए, अब तो गाँवों की स्थितियाँ भी बड़ी विकट हो गई है। ट्रैफिक देखिए, आने वाले समय में मोटर गाड़ियों का ट्रैफिक एक विश्व की बड़ी समस्याओं में से एक मानी जाएगी कि सड़कों पर कितने वाहन दौड़ रहे हैं, कितनी भागम भाग है। ये सब गांधी जी ने उसी समय सोच लिया जब वो हिंद स्वराज यानी 1909 में जब वो हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना करते हैं। तो देखिए, गांधी जी का जो उद्योगों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सही है। आज वो सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं जिनसे गांधी जी ने बचने का, भारत को बचाने का प्रयास किया। इस प्रकार जो है गांधी जी के औद्योगिकीकरण पर विचार को हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो है गांधी जी के जो आर्थिक विचार है उनमें विकेंद्रीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी जो है लघु और कुटीर उद्योगों को महत्व देते थे
और यही वास्तव में उनके आर्थिक विचारों की इकाई है। और इसके पीछे उनका कारण ये रहा, उनका सोचना था कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है व्यक्ति को, मनुष्य को व्यस्त रखेगा, उसको श्रम की महत्ता बताएगा और उनके आपसी संबंधों को मजबूत करेगा, सामाजिक जीवन को भी यह प्रभावित करेगा। साथ ही व्यक्ति को नैतिक बनाएगा, उसको मनुष्य बनाएगा। ये सब गांधी जी के जो है आर्थिक विचार जो है इस विकेंद्रीकृत ग्रामीण इकाई के ऊपर आधारित थे। इसके साथ ही गांधी जी जो है श्रम और पूंजी दोनों पर भी अपने विचार रखते हैं। गांधी जी जैसे कायिक श्रम के माध्यम से या रोटी के लिए श्रम के विचार के माध्यम से श्रम के प्रति अपने विचार रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम अनिवार्य है और कभी भी पूंजी श्रम का स्थान न ले। हमेशा श्रम में वो ताकत होनी चाहिए कि वो पूंजी को अपने नियंत्रण में रख सके, क्योंकि जब पूंजी श्रम को नियंत्रित करती है तो आज की जो आर्थिक जो दुष्परिणाम है हमारे सामने कि श्रम की गरिमा समाप्त हो चुकी है। पूंजी ने श्रम को हाईजैक कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। तो गांधी जी यहाँ पर श्रम और पूंजी में श्रम को महत्व देते हैं और श्रम हमेशा पूंजी को नियंत्रित करे, ऐसी गांधी जी की इच्छा है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष समाप्त हो सकता है यदि पूंजीपति स्वेच्छा से अपनी भूमिका को रूपांतरित कर लें और श्रमिक बन जाए। इसके लिए वो प्रन्यासिता का या न्यासिता का सिद्धांत भी देते हैं। तो देखिए गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं, उन आर्थिक विचार में वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वो वर्ग संघर्ष की जगह, माफ़ कीजिएगा, वर्ग संघर्ष की जगह वो वर्ग सहयोग की बात करते हैं। क्योंकि देखिए इस विश्व में अगर कार्ल मार्क्स खूनी क्रांति की बात करते हैं, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, है ना, पूंजीपतियों की संख्या बहुत कम है, वर्ग संघर्ष होगा और इस संघर्ष में निश्चित रूप से विजय वो होगा जिसकी संख्या बल ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो मजदूर वर्ग और या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की या उनके शासन की स्थापना की वो बात करते हैं। तो देखिए गांधी जी भी कार्ल मार्क्स की तरह समानता की स्थापना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। उनका जो टूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये चाहते हैं कि समाज में यदि समानता लानी है तो हमें संघर्ष या खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। हम प्रन्यासिता या न्यासिता सिद्धांत के माध्यम से वर्ग सहयोग को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार जो है गांधी जी जो है अपने इन विभिन्न विचारों के माध्यम से अपने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का संपूर्ण आर्थिक चिंतन या उनका संपूर्ण चिंतन जो है नैतिकता और आध्यात्मिकता से प्रभावित है। वो मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं, वो मनुष्य को मशीन नहीं बनाना चाहते हैं। वो मनुष्य के अंदर जो देवत्व के जो गुण हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे संसार में वो सत्य के माध्यम से, वो अहिंसा के माध्यम से एक उत्कृष्ट जीवन को वो प्राप्त कर सके। समाज में कोई किसी का शोषक ना हो, कोई शोषित ना हो और सभी जो है आपसी सामंजस्य से, आपसी समन्वय से जीवन जिए और अपने जीवन के आनंद की अनुभूति करें, जो कि वास्तव में गांधी जी के मानवीय चिंतन को दर्शाता है। धन्यवाद।